नमस्कार। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदरूनी कामकाज पर नजर डालेंगे। जी। हमारे पास प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। ये वो कॉल होती है जहां कंपनी का टॉप मैनेजमेंट निवेशकों और एनालिस्ट्स के तीखे सवालों का जवाब देता है। और इसीलिए ये दस्तावेज इतना दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ नतीजों का ऐलान नहीं है, मतलब ये तो कंपनी की सोच, उनकी रणनीति और भविष्य को लेकर उनके आत्मविश्वास का एक तरह से एक्सरे है। आज हम इसी एक्सरे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेस्टीज एस्टेट्स इतनी जबरदस्त रफ्तार से कैसे दौड़ रही है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक आंकड़े से जो सबसे पहले ध्यान खींचता है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के सिर्फ पहले 6 महीनों में ही पिछले पूरे साल की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। जी, पूरे साल के। ये छमाही बिक्री है 18,143 करोड़ रुपए की, जो पिछले साल से 157% ज्यादा है। ये वाकई एक असाधारण आंकड़ा है। मतलब 157% की बढ़त का मतलब है कि कंपनी ने अपनी रफ्तार को दोगुने से भी ज्यादा कर लिया है। और ये सिर्फ किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से नहीं है। अगर हम सिर्फ दूसरी तिमाही को देखें, तो उसमें भी 6,017 करोड़ की बिक्री हुई है, जो साल दर साल 50% की बढ़त है। ये दिखाता है कि रफ्तार लगातार बनी हुई है। लेकिन 157% की बढ़त, ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या ये टिकाऊ है या ये सिर्फ एक वन टाइम उछाल है जो कुछ बड़े लॉन्च की वजह से आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बुलबुला है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें बिक्री के आंकड़ों के अंदर मिलता है। ये बढ़त सिर्फ ज्यादा घर बेचने से नहीं आ रही। अच्छा? बल्कि उनकी कीमत बढ़ने से भी आ रही है। कॉल में बताया गया है कि अपार्टमेंट की कीमतों में साल दर साल 8% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन असली कहानी प्लॉट्स में है। प्लॉट्स में? जी, जहां कीमतों में 43% का जबरदस्त उछाल आया है। 43%? इसका मतलब है कि लोग जमीन में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कंपनी वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में आगे बढ़ रही है। वो ज्यादा यूनिट्स भी बेच रही हैं और हर यूनिट पर ज्यादा कीमत भी हासिल कर रही हैं। ये एक स्वस्थ विकास का संकेत है, ना कि सिर्फ एक अस्थायी उछाल का। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये सफलता सिर्फ उनके गढ़ यानी बैंगलोर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि बैंगलोर, एनसीआर और मुंबई ने मिलकर इस तिमाही की 80% से ज्यादा बिक्री की है और उसमें भी एनसीआर का हिस्सा छमाही बिक्री में 45% था। और ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव दिखाता है। कैसे? इससे एक गहरा इंसाइट मिलता है कि रियल एस्टेट में अब ब्रांड का महत्व कितना बढ़ गया है। पहले लोग अपने शहर के स्थानीय डेवलपर पर भरोसा करते थे, जिन्हें वो सालों से जानते थे। सही बात है, लेकिन अब प्रेस्टीज जैसा बड़ा और भरोसेमंद नाम किसी भी नए बाजार जैसे एनसीआर में जाकर ग्राहकों का भरोसा तुरंत जीत सकता है। ये छोटे रीजनल प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सिर्फ प्रेस्टीज की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे बाजार के बदलते हुए चरित्र का भी संकेत है। अच्छा, अब जब बिक्री इतनी अच्छी है तो जाहिर है मुनाफे पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रेवेन्यू में 11% की बढ़त हुई है, लेकिन ईबीडीए यानी ब्याज, टैक्स और बाकी कटौतियों से पहले की कमाई वो 57% बढ़ी है। 57%? जी, इसका मतलब है कि कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है। उनका ईबीडीए मार्जिन बढ़कर 43.6% हो गया है। सरल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सरल भाषा में इसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपए का सामान बेचती है तो उस पर अब वो लगभग 44 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। अच्छा। जो पहले से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशन बहुत कुशल है। इसीलिए उनका नेट प्रॉफिट, मतलब सब कुछ चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा, वो लगभग 2 गुना होकर 95% बढ़ गया है। तो ये मुनाफे के साथ विकास है? बिल्कुल। तो बिक्री बढ़ रही है और मुनाफा भी? ये साफ है कि कंपनी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और इसी पैमाने की बात करें तो ट्रांसक्रिप्ट में एक और बड़े मील के पत्थर का जिक्र है। आप 200 मिलियन स्क्वायर फीट वाले आंकड़े की बात कर रही हैं? जी हाँ, कंपनी ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 200 मिलियन यानी 20 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। ये उनकी विरासत और इतने बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता को दिखाता है। और ये आंकड़ा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये ग्राहकों को भरोसा देता है। किस तरह का भरोसा? ये कि ये कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का अनुभव और ताकत रखती है,
जो रियल एस्टेट में कह सकते हैं सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है। सही बात है। तो ये तो हुई मौजूदा तस्वीर जो काफ़ी शानदार है, लेकिन कोई भी निवेशक सिर्फ आज के नतीजों को नहीं देखता, वो भविष्य की तैयारी देखता है। और ऐसा लगता है कि कंपनी आगे के लिए और भी बड़ा दांव खेल रही है। बिल्कुल। उनकी भविष्य की पाइपलाइन बहुत आक्रामक है। कॉल में बताया गया कि पहले 6 महीनों में ही लगभग 33,000 करोड़ रुपए के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी जीडीवी वाले नए प्रोजेक्ट्स जोड़े गए हैं। एक मिनट, ये जीडीवी क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो जीडीवी उन सभी नए प्रोजेक्ट्स की कुल अनुमानित बिक्री कीमत है जिन्हें कंपनी ने अपनी पाइपलाइन में जोड़ा है। अच्छा। तो 33,000 करोड़ रुपए का जीडीवी जोड़ने का मतलब है कि कंपनी को उम्मीद है कि इन नए प्रोजेक्ट से भविष्य में उसे इतनी बड़ी कमाई होगी। ये उनके आने वाले कैश फ्लो का एक अंदाजा देता है। 33,000 करोड़, ये तो कई छोटी रियल एस्टेट कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। जी, उसे तेजी से डेवलप करके कैश फ्लो बनाने पर जोर देते हैं। ये जमीन को जल्दी बदलने वाली रणनीति सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? अगर बाजार अचानक धीमा हो जाए तो क्या कंपनी बहुत सारे अनबिके प्रोजेक्ट्स के साथ फंस नहीं जाएगी? ये इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है और यही एक टॉप मैनेजमेंट की पहचान होती है कि वो इस जोखिम को कैसे मैनेज करते हैं। तो उनका दाव किस बात पर है? उनका दाव इस बात पर है कि बाजार में अभी जो तेजी है वो बनी रहेगी। उनका मानना है कि एक मजबूत ब्रांड, सही लोकेशन और सही प्रोडक्ट के साथ वो किसी भी मंदी का सामना कर सकते हैं। इसीलिए वो बेंगलुरु में प्रेस्टीज सिटीज सरजापुर और रेन ट्री पार्क जैसे सफल प्रोजेक्ट्स में नए फेज लॉन्च कर रहे हैं और हैदराबाद में प्रेस्टीज गोल्डन ग्रोव और रॉक क्लिफ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। वे अपनी मौजूदा गति का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। और वो सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं रह रहे। ट्रांसक्रिप्ट में 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र है जो उन्हें एक पारंपरिक रियल एस्टेट डेवलपर से अलग करती हैं। जी, पहला है बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास वाला प्रोजेक्ट। हाँ, वो वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। 14.2 एकड़ जमीन पर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, एक लग्जरी होटल, रिटेल और ऑफिस स्पेस। ये सिर्फ एक और बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लैंडमार्क एसेट बनाने की कोशिश है जो उस पूरे इलाके का केंद्र बन जाए। ये उनकी सोच के पैमाने को दिखाता है। और दूसरा बड़ा कदम है डेटा सेंटर के कारोबार में उतरना। ये तो रियल एस्टेट से काफी अलग लगता है। बनाते थे। आज के डिजिटल युग में डेटा नया तेल है और डेटा सेंटर वो नई सराय हैं जहां इसे रखा जाता है। अच्छा। प्रेस्टीज अपनी जमीन और कंस्ट्रक्शन की ताकत का इस्तेमाल इसी नए दौर की सराय बनाने में कर रहा है। ये एक स्मार्ट चाल है। कैसे? वे अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रख रहे। घर बिकना कम भी हो जाए तो डेटा सेंटर से कमाई आती रहेगी। इसी को विविधीकरण कहते हैं। लेकिन इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट के पास कन्वेंशन सेंटर हो या डेटा सेंटर, पैसा कहाँ से आएगा? ये तो बहुत ज्यादा पूंजी वाले प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके लिए भी उनकी योजना तैयार है। कॉल में मैनेजमेंट ने साफ किया कि वे 2 बड़े रास्तों पर काम कर रहे हैं। क्या है वो? पहला, वे अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यानी होटल्स का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इससे उनके होटल व्यवसाय के लिए बाजार से अलग से पूंजी जुटाई जाएगी। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अच्छा, रीट। जी, ये भी एक ऐसा शब्द है जिसे समझना जरूरी है। रीट एक तरह से रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड होता है। कंपनी अपने मॉल और ऑफिस जैसी प्रॉपर्टीज जिनसे किराया आता है उन्हें इस ट्रस्ट में डालती है और निवेशक उसकी यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो इससे कंपनी को प्रॉपर्टी बेचे बिना पैसा मिल जाता है। बिल्कुल, और निवेशकों को किराए से होने वाली कमाई का हिस्सा मिलता है। तो प्रेस्टीज अपने रिटेल और ऑफिस पोर्टफोलियो का रीच लाकर पूंजी जुटाने का प्लान कर रही है। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मैनेजमेंट का आत्मविश्वास तो साफ झलकता है। मुझे कॉल का एक हिस्सा बहुत पसंद आया जब एक एनालिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या अपने सालाना बिक्री का टारगेट पूरा करने के बाद वे नए लॉन्च रोक देंगे। उनका जवाब था बिल्कुल नहीं। ये उनके आक्रामक रुख को दिखाता है। उनका मानना है कि जब बाजार में तेजी हो तो ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, बल्कि एक्सेलरेटर पर पैर रखना चाहिए। सही। लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वे कीमतों को लेकर सतर्क भी हैं। हाँ, ये बात भी सामने आई। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि वे नहीं चाहते कि कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि घर खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। और उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी इसका उल्टा असर पड़ेगा और मांग घट जाएगी। ये एक बहुत जरूरी संतुलन है जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। वे उस सोने की मुर्गी को नहीं मारना चाहते जो अंडे दे रही है। सही बात है।
विकास की रफ्तार भी बनी रहे और मांग भी कम ना हो। बिल्कुल। कॉल में एक और सामयिक सवाल पूछा गया, वैश्विक स्तर पर आईटी सेक्टर में हो रही छटनी यानी ले-ऑफ्स का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, खासकर बेंगलोर और हैदराबाद जैसे आईटी हब में। और मैनेजमेंट का जवाब जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हेडलाइंस में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जमीन पर ऑफिस लीजिंग और घरों की मांग दोनों ही काफी मजबूत हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज स्काईटेक बिल्डिंग का उदाहरण दिया जो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है। 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट की इस विशाल बिल्डिंग में अब बस 3 लाख स्क्वायर फीट से भी कम जगह बची है, बाकी सब लीज हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारत के प्रमुख प्रॉपर्टी बाजारों में घरेलू मांग की कहानी अभी भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल, खासकर प्रेस्टीज जैसे बड़े और भरोसेमंद डेवलपर्स के लिए मुश्किल समय में लोग स्थापित ब्रांड्स की तरफ ज्यादा झुकते हैं। और ये उनके भविष्य के अनुमानों में भी दिखता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में उनके रेजिडेंशियल सेगमेंट पर उन्हें 28% से 30% का मार्जिन मिलेगा। अच्छा। यह उनकी आने वाली लाभप्रदता में गहरे विश्वास को दिखाता है। वह सिर्फ बिक्री नहीं देख रहे, बल्कि उस बिक्री पर अच्छा मुनाफा कमाने को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। मौजूदा प्रदर्शन असाधारण है, जिसमें बिक्री और मुनाफा दोनों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भविष्य की पाइपलाइन बहुत आक्रामक और स्पष्ट है। वे सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि कन्वेंशन सेंटर और डेटा सेंटर जैसे नए जमाने के एसेट्स में उतरकर अपने कारोबार को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सही। और बाजार को लेकर उनकी सोच आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन साथ ही वे जमीनी हकीकत से भी जुड़े हुए हैं। एकदम सही। ये ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसी कंपनी की तस्वीर पेश करता है जो एक गर्म बाजार में हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। वे सही समय पर सही बाजारों में सही प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। रियल एस्टेट जैसा सेक्टर जो अपनी चक्रीय प्रकृति यानी तेजी मंदी के दौर के लिए जाना जाता है, उसमें ऐसे कौन से छोटे छोटे संकेत या बाहरी कारक हो सकते हैं जिन्हें हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं।